तो आप लोग जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप लोग प्रीवियस पेपर का पैटर्न भी देख लो, किस तरीके से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोग आगे प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ 2019 को जो आपका जेई का पेपर हुआ था। ठीक है, काफ़ी शिफ्टों में पेपर पूछा गया था, मैं आपको एक शिफ्ट का पेपर यहाँ पर फिलहाल दिखा रहा हूँ 28 मई का। इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से आपका पेपर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एक बार प्रीवियस पैटर्न को देख के ही आगे की तैयारी कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इस शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज का सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई वालों के लिए बेनिफिशियल है। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए भी ये सेशन उतना ही बेनिफिशियल होना है जितना कि आरआरबी जेई वालों के लिए होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो रेलवे एग्जाम का जितना भी रिसेंट में पेपर हुआ है ना, आपको हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको वैरायटी पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद एग्जामिनर आपसे जिस भी टाइप से घुमा घुमा के पूछेगा ना, आप उस वक्त फंसोगे नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग वैराइटीज़ देखो क्वेश्चन का, और वो कब मिलेगा, जब आप ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एनटीपीसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, वो तो करोगे ही करोगे, साथ में रेलवे का एग्जाम का एटलीस्ट आपको तैयारी साथ में कर रहा है जितने भी रिसेंट में पेपर हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी लोग आप समझ रहे होंगे। तो चलो फिलहाल आज का भी सेशन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मैं देखा हूँ आरआरबी जेई के एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल जो था वो अच्छा पूछा गया था, घुमा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे पहले का तो आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ सारे क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्ले पॉज फॉरवर्ड आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति ने 25 रुपए का बिल का भुगतान किया जिसमें से कर योग वस्तुओं पर 6% के दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे, तो कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि कोई एक व्यक्ति किसी दुकान में 25 रुपए का बिल पे करता है। अब जो 25 रुपए का बिल पे करता है ना, इसमें दो टाइप का आइटम होगा, एक आपका टैक्स फ्री आइटम है और एक आपका टैक्सेबल आइटम है। ठीक है, क्वेश्चन में यही हिंट क्या दे दिया कि जिसमें से कर योग वस्तुओं पर 6% का दर से बिक्री के रूप में 30 पैसे टैक्स लगता है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना है बताओ, यानी टैक्स फ्री आइटम का मूल्य आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बताओ कितना है। तो अब आप समझ गए कि अगर 25 रुपये टोटल बिल पे कर रहा है, और आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि टैक्सेबल आइटम में कितना का रेट लग रहा है, 6% का रेट से लग रहा है और टोटल 30 पैसे लगा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंपली। एक्स मानना नहीं मानना वो आपके हाथ में, नहीं अगर समझ आ रहा तो एक्स मान लो, कि मान लेते भाई कि एक्स आपका एक्स अमाउंट का रुपया है, एक्स अमाउंट आपका वो सामान है जिसमें टैक्स लग रहा है, कितना का रेट से, 6% का रेट से, यही कितना दिया है, 30 पैसे के बराबर है। तो आप नहीं बता दोगे कि टोटल कितना मेरा टैक्स वाला रुपीस का आइटम था, तो आप सॉल्व करो, 6 से काटेंगे 5, यानी 100 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 500 पैसा, यानी आपको पता है 500 पैसा मतलब 5 रुपये, यानी अब आप समझ गए, यानी जो एक्स का मान आया 5 रुपये, यानी 5 रुपये वाले ऐसे सामान, मतलब 5 रुपये का सामान पर टैक्स लगा है, समझे, 5 रुपये का सामान में टैक्स लगा। हमसे पूछा कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य बताओ कितना है, तो 5 रुपये का में तो आपका टैक्स लगा है और 30 पैसे टैक्स लगा है, तो 25 रुपये में 5 रुपये तो पहले ऐसे हटेगा 20 रुपये, तो 20 रुपये आंसर नहीं होगा, देखो जल्दबाजी में कर दोगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 30 पैसे तो टैक्स के रूप में लगा है ना, यानी 20 रुपये में 30 पैसे और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 रुपये 70 पैसे। बात समझे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, यानी जो टैक्स फ्री आइटम का जो मूल्य है वो है 19 रुपये 70 पैसे, 30 पैसे टैक्स लगे और 5 रुपये टैक्सेबल वाला आइटम था, यानी टोटल हो गया 25 रुपये। क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आ गया होगा। जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आया था वो गलत है। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको देखो, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए स्क्वायर ए है, तो ए का मान बताओ क्या होगा। तो साइन 2a दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन 2a, और यहाँ दे रखा है 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन 2a का, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए,
और यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब सॉल्व कर लो, बता दो क्या होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन से साइन, तो 2 से 2 और साइन स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या आया मेरा, कॉस ए बराबर किसका है, साइन ए का बराबर है। हमसे ए का एंगल पूछा था, तो अब आप ही लोग बताओ साइन का एंगल और कॉस का एंगल कितने डिग्री पर बराबर होता है। तो आपका सही आंसर है 45 डिग्री पर। दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 12 लाख रुपए में बेचा। उसने विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दिया और शेष 2/5 अपने बेटे को कारोबार में निवेश किया तथा शेष का 1/6 स्कूली के सांस्कृतिक गतिविधि के लिए दान कर दिया। तो दान में रुपए कितने दिए बताओ। तो बता दो। अब सिंपली जैसे जैसे बोला कि बस वैसा वैसा करो। तो 12 लाख रुपए में जमीन बेचा, क्या बोला, पहले तो वो अपना पत्नी को 1/3 दे दिया। तो 1/3 देने के बाद बचेगा उसके पास कितना, 2/3 बचेगा, क्योंकि 3 यूनिट में 1 यूनिट अपना पत्नी को दे दिया। तो बचा कितना, 2/3, यानी 2 यूनिट बच गया आउट ऑफ 3 यूनिट में। क्लियर है। फिर क्या बोला, अब शेष पैसे का यानी रेस्ट पैसे का, जो बचे पैसे में से 2/5 भाग अपने बेटे को कारोबार में निवेश करने के लिए दे दिया। अब आप समझना, यानी पहले बचा कितना था, 2/3। अब उसमें से 2/5 अगर दे देगा अपने बेटे को, तो बचेगा फिर उसके पास कितना, 3/5। ठीक है, 2/5 अपने बेटे को दे देगा तो बचेगा कितना उसके पास, 3/5। क्योंकि अब आगे क्या बोला था, तथा शेष का, क्योंकि अब जो बचा हुआ पैसा, यानी यही बचा हुआ पैसा है मेरा। अब बचे हुए पैसे में एक 1/6 स्कूल का संस्कृति मतलब डोनेशन में दे देता है, 1/6। और आपसे वही पूछा था कि टोटल वो डोनेशन में कितना रुपया दिया था, तो डोनेशन में 1/6 दिया है, तो यही बचा हुआ अमाउंट है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 12 लाख रुपए यहाँ चिपका दो। तो सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 से काटेंगे या 6 से काट लो, 2 बार में कट जा रहा है। अब 5 से काटेंगे यानी 4 बार में कट जा रहा है। ठीक है, और 4 गुना 2, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 40,000, और गुना 2 80,000 रुपये वो डोनेशन में दिया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33 गुना बढ़ जाएगी बताओ। तो कितना बढ़ रहा है, 33 यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 100/3%। और आपको पता है भाई, 5 वर्षों के लिए अगर समय आपको दे रखा है तो रेट से गुना कर दो, वही तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ही तो बढ़ेगा ना, समझ रहे, उतना ही तो बढ़ेगा ना। तो समय आपको पता दे रखा था कितना, 5, तो 5 से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20। यानी जो रेट निकल के आ रहा है, तो क्या रेट निकल के आ रहा है, सॉरी मेरे को तो रेट ही तो दे रखा था 5, तो समय निकल के क्या आ रहा है, 5 से काटेंगे 20, यानी समय जो निकल के आ रहा है वो 20/3 वर्षों में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि 3 संख्याएं दे रखा है आपस में रिलेशन, तो उनका औसत दे रखा है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है बताओ। तो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, b = 2, a = 3c। तो इसको हम x के अगर बराबर मान ले कि ये तीनों संख्या तो आपस में बराबर है, साथ में x के भी बराबर है, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x के बराबर, a का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा, x/2 के बराबर, और उसी तरीके से c का मान क्या निकल जाएगा, x/3 के बराबर। अब आप यहाँ से बना लोगे कि नहीं बना लोगे, तीनों को जोड़ते हैं तो बना लेते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पास, 3 2 6 यानी 6x + 3x + 2x, ये आ गया। और औसत दे रखा था 44, तो 44 गुना 3, क्योंकि 3 संख्या है, सॉल्व कर लो। तो 6 3 9, 9 2 11, 11x आ गया, तो 11x 11 से काटेंगे 4 बार में, और ये 6 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 6 × 24 और 24 गुना 3 72, यानी क्या आ गया मेरा 72। x का मान अगर मेरा 72 आया है, तो अब आप ही बता दो b का मान क्या है, 72। a का मान क्या हो जाएगा, तो 72/2 यानी 36, और c का मान क्या आ जाएगा, 72/3 यानी 24। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला, एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा है, 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद दूध का पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है। एक बार फिर 8 लीटर मिश्रित दूध को निकाला दिया जाता है और 8 लीटर पानी में डाला जाता है। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा अगर 49 लीटर है, तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी बताओ। अब बताओ, ये क्वेश्चन को कितना घुमा के तोड़ मरोड़ के फेंक दिया आपके सामने। आप जानते हो कॉन्सेप्ट की, कोई भी चीज़, जैसे कि कोई ये बर्तन है, इसमें शुद्ध दूध रखा हुआ, चाहे कुछ भी रखा हो, क्या कर रहा है, 8 लीटर निकाला जा रहा है दूध, और बदले में 8 लीटर इसके बदले में पानी
मिला दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि दूध को पतला करने के लिए, अरे भाई जितना निकाला उतना डाला। यही प्रोसेस को एक बार फिर से 8 लीटर दूध निकाला और फिर 8 लीटर पानी डाला, और आफ्टर सेकेंड मिक्सरिंग करने के बाद अब आपका जो बच गया दूध कितना बच गया, 49 लीटर। हमसे वही पूछा है कि बताओ शुरू में मिल्क कितना था कंटेनर में, यही आपका क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा हम लोग सभी लोग एक तो सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता होगा फाइनल मिक्सचर जो आता है, फाइनल मिक्सचर जो आता है वो क्या होता है, x1 माइनस वाई बाई एक्स, यही होता है फॉर्मूला। और n टाइम्स, जितना भी टाइम्स, यहाँ पर x क्या होता है, तो x होता है, ये क्या होता है, इनिशियल में जो रखा हुआ था मिक्सचर, ठीक है। और y क्या होता है, जितना हम निकाल फेर कर रहे हैं, यानी हम लोग जितना निकालते हैं ना, बस ये y वही होता है। और n क्या होता है, जितने बार आप ये टाइम्स करोगे, जितने बार ये आप ऑपरेशन करोगे, ठीक है। तो बस हो गया। तो अभी यहाँ पर इस फॉर्मूला में डालो और आंसर निकालो, बताओ। क्योंकि मेरे को फाइनल मिक्सचर तो दे रखा था ना, फाइनल मिक्सचर तो 49 था, तो 49 मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, पूरा एकदम क्लीन करता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 49 आपके पास था। x मैं मान लेता हूँ कि मेरे को निकालना है 1 माइनस कितना कर रहा है, 8 लीटर करके निकाल रहा है, और आउट ऑफ x था ही इतना, और ये कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप जैसा चाहो, अब आपके ऊपर है कि यहाँ पर कैसे जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। ना भी हो तो आराम से करना, बस गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 8 64 हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते, चलो कोई नहीं। 8 8 64 हो गया, 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 8 बाई एक्स। बोलो सब क्लियर है। तो यहाँ से 2 काट लेते हैं, सॉरी 2 कट नहीं रहा, मुझे लगा कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, मतलब 16 हो गया। और यहाँ देखो, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको हटा के यहीं लिख देता हूँ, ये देखो 49 इक्वल टू x, यहाँ से x एक कट गया तो ये क्या आ गया, 64x माइनस, यहाँ पर क्या हो जा रहा, x से x कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये हो गया 16। क्लियर है। अब आप इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो ये 16 जब आप यहाँ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा 16, यानी कितना हो गया 49 और 60, ये हो गया 65, ये क्या हो गया 65 हो गया। अब इसको देखो, अब यहाँ पास इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन। अब आप आंसर भी पता चल गया होगा कि आपका क्या होने वाला है, बस मैं करके दिखा रहा हूँ कि जो बन रहा है उतना तो करना पड़ेगा। तो ये हट गया, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64, और ये क्या हो गया 65x। ध्यान से देखो क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, ये प्लस 64। अब आप लोग बताओ, यहाँ से x का मान आप नहीं निकाल लोगे, साफ साफ दिख रहा है ये कैसे 64 लाना है, और यहाँ 65x है, यानी ये कैसे हो सकता है, तो 64 माइनस 64 माइनस 1, क्योंकि 64 का गुना 1 से करेंगे तो 64 आ रहा है, और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 लीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है सभी को। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि संख्याओं का एक समूह का HCF 8 है तो इन में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता, बताओ। यानी कोई बोला है कि कोई सेट ऑफ नंबर का HCF 8 है, तो LCM इसमें से कौन नहीं होगा, ये बताओ। तो आपको पता है LCM एक्चुअली में होता क्या है, HCF का उसमें मल्टीपल तो रहता ही है, यानी जो संख्या 8 का मल्टीपल नहीं होगा यानी वो LCM नहीं हो सकता है। तो देखो 208 का मल्टीपल होता है, हाँ होता है, C भी होता है, 360 भी 8 का मल्टीपल है आपका, ठीक है। 150, क्या 150 8 का मल्टीपल है, नहीं है, यानी ये कभी LCM नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या बोला, 2 दिन एक साथ काम करते हुए P और Q को कार्य पूरा करने के लिए क्रमशः 1200 और 400 रुपये मिलते हैं, तो Q को अकेला काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, बताओ।
अब आप जानते होंगे टाइम एंड वर्क में, नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई काम करने के बाद जो पैसे बढ़ते हैं ना वो उनके क्षमता के हिसाब से बढ़ते हैं, यानी जो जितना ज़्यादा काम किया रहता है ना उसको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो अगर इसको 1200 रुपये मिले हैं और क्यू को सिर्फ 400 रुपये मिले हैं, तो इसका जब आप अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, 3 और 1 का अनुपात। इसका मतलब आप समझो कि पी तीन कोई काम में 3 यूनिट लगा कर रहा था, 3 यूनिट कर रहा था, और क्यू आपका 1 यूनिट कर रहा था। तो टोटल काम आप निकालोगे तो 3 और 1 4, और वो काम 2 दिन में खत्म हो रहा है, यानी 4 × 2 8, यानी 8 यूनिट का काम था। अब आपसे क्या पूछा था, क्यू को अकेला कितना समय लगेगा, तो 1 यूनिट से अगर वो काम करेगा 8 यूनिट को करने में तो कितना दिन लगाएगा, 8 दिन लगाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन है। तो ऊपर नीचे आप कंजुगेट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर √5 + √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, यानी a² - b² के फॉर्म में। तो √5 का 5, अब 5 से 3 जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो √5 का 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, अब 5 × 3 15, नीचे कितना था 2, तो 5 3 8, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यानी 4 + √15 आ गया। √15 का मान मेरे को कितना दे रखा था, 3.87, तो जोड़ दो 3.87, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7.87। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ये अच्छा क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, पी सुबह 9 बजे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक्स से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाई की ओर चलना शुरू करता है। क्यू सुबह 9:45 बजे, 9:45 मतलब 9:45 एक्स से 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलना शुरू करता है। वाई तक पहुंचने के बाद पी एक्स की ओर वापस चलना शुरू करता है। इस तरह क्यू वाई तक पहुंचता है और वापस लौटता है, तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे बताओ। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर आप क्वेश्चन समझ लोगे ना तो इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। सिंपली आप समझ भी गए होंगे कि ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। एक पी नाम का व्यक्ति है जो 9 बजे चलना शुरू करता है, स्पीड बता दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और दोनों के बीच का दूरी भी बता दिया 5 किलोमीटर का दूरी है। तो पी 9 बजे निकलना शुरू करता है, 9 बजे निकलता है, और जो क्यू है वो एक्स पॉइंट से 9:45 बजे निकलता है, और इसका स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, जो पी था ना, पी ना वाई तक पहुंचा, और वाई के पहुंचने के बाद फिर वापस आना शुरू करता है, और क्यू भी निकलता है 9:45 बजे। अब आपसे पूछा है कि बताओ वो लोग कब मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है कि कब मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए। अब आप मेरे को बताओ, जब आपको पता चल गया था, जैसे कि यहाँ पर आप समझना, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट, पी 9 बजे निकला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, और क्यू निकल रहा है 9:45 बजे। अगर आप यहाँ से समझोगे डायरेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन को भी अगर ध्यान दे रहे हो, तो 1 घंटा में पी 1 घंटा में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगा, यानी आप कह सकते हो वाई पॉइंट तक पहुँच चुका है। और अब आपके घड़ी में बज चुके हैं कितना, 10 बज चुके हैं। मगर इसी बीच में 9:45 में आपका क्यू भी तो निकलना स्टार्ट किया है ना, 9:45 में। तो अब आपको पता है कि वो 9:45 में, यानी 15 मिनट तो वो कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा। हमको पता है कि स्पीड उसका दे रखा था, तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड आपको पता था वो 10 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा, और टाइम आपको पता है 15 मिनट में वो कितना चला होगा। तो घंटा से इसको भाग दे देते हैं, तो 5 से 4, यानी ये चला होगा 10/4 बोले तो 2.5 किलोमीटर। अब दिमाग में आपका घंटी बजा, यानी 15 मिनट में जो आपका वाई जो क्यू आदमी था वो एक्स पॉइंट से आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है, 2.5 किलोमीटर कवर कर चुका है। अब ये यहाँ पास है, और जो आपका पी था वो वाई पॉइंट पर है। अब आप बताओ, ये यहाँ से अब आएगा और ये यहाँ से जाएगा, ये बज रहे हैं घड़ी के 10। अब आप यहाँ से रिलेटिव स्पीड जानते हो कि नहीं जानते हो। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दो डिफरेंट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, 15। अब आप समझ गए, टाइम निकालना है, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस अब रह गया है कितना, 2.5 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस रह गया दोनों के बीच में।
और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जोड़ दो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड था और 5 का था पी का स्पीड, तो कितना हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो मैं इसको मिनट में करने के लिए 60 से इसको गुना कर ले रहा हूँ, तो 15 से काटेंगे 4 बार में और 2.5 का गुना होगा मतलब 2.5 का गुना 4 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 10। तो ये क्या आ रहा मिनट, ध्यान देना क्योंकि मैंने 60 से गुना कर लिया तो 10 मिनट लगेंगे। और यानी 10 बजे वो लोगों का कार्यक्रम फिर से शुरुआत हुआ था तो 10 मिनट में वो लोग मिल जाएगा कहीं पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10:10 पे वो लोग मिलेंगे। बोलो क्लियर है? उम्मीद करता हूँ मैंने एक एक चीज़ आपको समझाया। चलो एक क्वेश्चन इसको देखो जल्दी से। अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है, एक क्वेश्चन इसको देखो ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी से इसको सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर क्या है 10 20, नीचे है cosec 70, तो चेंज करना आपको पता होना चाहिए। तो 10 20 है, नीचे है cosec 70, तो एक तो मैं करके दिखा देता हूँ और स्क्वायर भी है, तो ये हो गया 10 20 cosec 70, यानी मैं लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 20। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो ये होता है sec थीटा, तो यानी ये सिंपली क्या sec थीटा, तो क्या हो जाएगा sec 20 डिग्री। अब आपको पता है टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ध्यान से देखो, और नीचे सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस और कॉस कट जाना है, यानी बचना है क्या है, केवल साइन थीटा, यानी साइन थीटा बोले तो साइन 20 डिग्री ही बचना है, चूंकि ये स्क्वायर में है। ध्यान से देखो, उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉट 20 और सेक 70, तो सेक 70 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा मेरा, सेक बदलेगा तो किस में आएगा, कॉसेक में आएगा, तो कॉसेक में बदलेगा तो आपका साइन का काट देगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी अब आप समझ गए इतना का वैल्यू 1 आ गया, अब प्लस इतना है, तो 10 15 है और 10 75, किसी को भी किसी में भी चेंज कर दो, चाहे इसको बदलो इसको बदलो। तो 10 को कॉट में बदलेंगे तो 10 का प्रोडक्ट 10 इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आएगा 2 2 और 1 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो, P किसी काम को 4 घंटे में करता है, वही काम P और Q द्वारा एक साथ 3 घंटे में और Q और R द्वारा एक साथ 2 घंटे में किया जाता है, तो एक साथ काम करते हुए उन्हें उस काम को करने के लिए कितना घंटे लगेंगे बताओ। तो चलो जैसा चाहो जल्दी से बनाओ। P अगर 4 घंटे में कर रहा है और P और Q 3 घंटे में कर रहा है और Q और R 2 घंटे में कर रहा है, तो टोटल वर्क आप खुद से मान लो 12, तो इसका मतलब ये काम करेगा 3, ये काम कर रहा है 4 और ये काम मिलकर कर रहा है कितना 6। इसका मतलब P का अगर आपको पता चल गया 3 यूनिट काम कर रहा है, तो Q का बारे आप निकाल सकते हो, क्योंकि P और Q मिलकर 4 यूनिट काम कर रहा है, तो Q अकेले कितना कर रहा है, यानी Q कितना कर रहा है अकेले, यानी Q कर रहा है 1 यूनिट काम। अब P कितना कर रहा था ये तो आपको पता चल गया, और जब Q 1 यूनिट काम करेगा और Q और R मिलकर 6 यूनिट काम करेगा, तो R कितना करेगा 5, हो गया। हमसे तीनों का पूछा था कि मिलकर कितना काम करेगा, तो 5 3 8 और 1 9, यानी मिलकर 9 यूनिट काम होगा। 12 यूनिट काम करने में अगर 12 यूनिट काम करना, 9 यूनिट काम ये लोग मिलकर करता है, तो कितना समय लगेगा, 3 से काटेंगे 4/3, यानी 4/3 घंटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल 23 इट्स पेरीमीटर दे रखा था, तो आपसे पूछा था एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी कोई एक रेक्टेंगल है जिसका आपको लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रखा था और पेरीमीटर भी दे रखा था। पेरीमीटर आपको पता, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, तो l + b आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 103 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 2l = कितना हो जाएगा 126, यानी कितना आ गया 63 आ गया। L का मान जब 63 आ गया तो B का मान कितना होगा, उस हिसाब से B का मान कितना होगा 40 होगा। बोलो क्लियर है? तो बस हमसे पूछा था एरिया, तो एरिया गुना कर दो, तो 4 3 12 और 25, यानी 2520। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2520 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो a² - b² के फॉर्म में, तो a + b होता है और एक a - b होता है, हम जानते हैं ये चीज़ है, समझो देखो अच्छा से। तो एक आ गया 400
और एक आ गया माइनस, यानी ये कितना आ रहा है 144। बोलो क्लियर है सभी को। तो ये जब बाहर निकलेगा तो 20 बन के निकलेगा और ये 12 बन के निकलेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 240। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वसमीका समीका नहीं है, यानी पूछा कि कौन सा एक आइडेंटिटी नहीं है, आपको सिर्फ बताना था यहाँ पास। अगर आप देखो ध्यान से इसमें से कौन सा एक आइडेंटिटी नहीं है आपको बताना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप बना पाओगे। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो है। कॉस 2 थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और टेन 2 थीटा क्या होता है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। मगर यहाँ पर देखो क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है, यानी ये सिंपली इस टाइप से कुछ चीज़ होता है क्या, इस टाइप से कुछ होता है क्या। अगर देता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो वो होता है, यानी ये सीधा सीधा ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है, एक अर्धगोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 504 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। तो हेमिस्फीयर का बोला है, तो अर्धगोला की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इनके बीच में रिलेशन भी क्या होता है, रेशियो क्या होता है 3/2 का होता है, यही होता है ना। तो यानी 3 यूनिट का मान दे रखा है 504, तो 2 यूनिट का मान आप नहीं निकाल लोगे, निकाल लो। 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 3 48 और 8 168 गुना 2, 8 2 16 6 2 12 और 1 13 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है, अब 12 मतलब 6 2 12 1 13 और 2 और 1 3, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था, यदि किसी घन का विकर्ण दे रखा है तो इसका आयतन बताओ क्या होगा। तो घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है √3a, यही चीज़ दे रखा है 12 के बराबर। तो यहाँ तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा √12/√3। तो रूट को आप ऐसे करोगे तो 3 से काटोगे 4 बार में, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा √4, बाहर निकलेगा तो a का मान क्या आ जाएगा 2। तो वॉल्यूम पूछा है तो 2 का क्यूब यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा है सिंपल सा, तो देख सकते हो मिला जुला के ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा आपको प्रेशर को कूल ऑफ करने के लिए। तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो 120/20 ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड में, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो 18/5 से गुना भी करते चलना। तो 12 से काटेंगे 10 बार में और 5 से काटेंगे 2, यानी कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखने का जरूरत है। यहाँ पर क्या है और यहाँ क्या दिया पूछा आपसे। यहाँ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो √2 + 1 और ये क्या -1/3 है। अब आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बताना, इसको ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। x इक्वल टू ये क्या था यानी 1/, ध्यान से देखो -1/3 है, ठीक है। तो इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो √2 + 1 यानी ये 1/3 हो जाएगा। समझ रहे, कुछ इस टाइप से ही तो दिया होगा ना। अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह क्यूबिक करूँ, दोनों जगह अगर मैं क्यूबिक कर दूँ तो x क्यूबिक क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, और इसका जब हम करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1, खत्म, यहीं तक खत्म हो गया। क्योंकि 1/3 है तो क्यूबिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी x क्यूब का मान निकल के आ गया कितना 1/√2 + 1। ध्यान से देखो, अगर अब हम बात करें 1x क्यूब का मान आ गया, उसी तरीके से 1/x क्यूब का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे भी कर लो ऐसे भी करो जैसे भी करो, कोई बात घुमा फिरा के वही आने वाला है जो आना है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, एक्स क्यूब का मान कितना आया 1/√2 + 1, ये क्या आया 1√2 + 1। आप इसको अगर ऊपर नीचे कंजुगेट कर लोगे तो कोई तकलीफ है किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। -1 √2 - 1 क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 - 1, नीचे क्या आ जाएगा a + b यानी a - b यानी √2 का 2 और 2 से एक जाएगा 1। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ x क्यूब का मान क्या आ गया √2 - 1,
अब आप 1/x³ का मान बताओ क्या होगा, √2 + 1 कंजुगेट करोगे। ध्यान से देखो, चीज़ों को घुमा के बस देखो, चीज़ करना है आपको नहीं है। यानी 1/x³ का मान क्या आ जाएगा, उसी तरीके से करोगे, कंजुगेट कर दोगे तो √2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में आपको 1 दिख ही रहा है। तो बस अब आप पुट करो। हमसे क्या पूछा था, x³ - 1/x³ का मान पूछा था ना, तो √2 - 1 माइनस √2 माइनस प्लस -1, यानी ये क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, यानी क्या हो गया -2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है, जैसा करो आंसर वही आना था। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, सॉल्व करो। x का मान पूछा है, तो देखो यार यहाँ पर ये क्या है, ये बाई में है, ध्यान से देखना, बाई में है, यानी 0.009/x है और ये 0.01 है। तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट है, यानी x का मान क्या आएगा, 0.9 तो आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो हटाओ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 28,000 का सामान को बेचा गया लॉस में 30% का, तो सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। 28,000 का सामान को बेचा गया 30% लॉस में, यानी 70% में बेचा गया होगा। तो जोड़ लो, गुना कर दो, 8 7 56, 5 7 2 14, 19, यानी कितना में बेचा गया होगा, 19,600 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं कूल ऑफ करने के लिए, ठीक है। चलो फिर से आया दमदार क्वेश्चन, करो इसको। क्या बोला, एक किस मान के लिए बहुपद को x - 3 से विभाजित करने पर समान शेष बचेगा बताओ। यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द पोलिनोमियल, दो जो पोलिनोमियल दे रखा है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड x - 3। यानी ये जो दो बहुपद दे रखा है, इसको जब आप x - 3 से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरा क्वाड्रिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया, जब आपको पता चल गया कि जब आप इसको इससे विभाजित करोगे तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो x - 3 है, x - 3 यानी x = 3, यानी ये इसको होल्ड करेगा, यानी इस बहुपद को यानी इस पॉलिनोमियल को होल्ड करेगा और इस पॉलिनोमियल को भी होल्ड करेगा। तो बस दोनों को होल्ड करके दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। यहाँ से मेरे को एक वैल्यू निकल जाएगा, यही तो करना था क्वेश्चन को। तो यहाँ पर x = 3, यानी 3 को मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x का क्यूब और a, यानी 3 का स्क्वायर 27a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 9 चौके 36 और 3 9 -4 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 27, 4 3 12 और प्लस a। बोलो क्लियर है सभी को। a को यहाँ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 26a हो जाएगा। अब देखो 36 और 9 45, 45 में से 4 जाएगा 41, 41 यहाँ आएगा तो 41 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 15 है, 41 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -26। और यहाँ क्या था, 26a, तो 26 से 26 कैंसिल होगा तो a का मान कितना आएगा, -1। बोलो आएगा कि नहीं, बस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, मैंने बस दोनों जगह का कोसेंट, जब दोनों जगह का रिमाइंडर जो सेम था, बस मैंने उसको ये कर लिया होल्ड करा के। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजर दैट विल मेजर 7 लीटर 3 लीटर 850 ml 12 लीटर 950 ml, यानी वह बड़ी से बड़ी संभव माप ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या माप कीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन अब एग्जामिनर को HCF ही पूछना था तो HCF पूछ लेता, इतना घुमा फिरा के लीटर पीटर दे के आपको गुमराह कर रहा है। क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या माप ज्ञात कीजिए जिससे 7 लीटर 3 लीटर 850 मिलीलीटर और 12 लीटर 950 मिलीलीटर मापों को पूर्णतः मापा जा सकता हो। यानी बड़ा सा बड़ा वाला आपको बताना है जिससे एक बार में, मतलब एक जो बड़ा सा बड़ा जो मिलीलीटर होगा उससे नापा जा सके। तो अब आप समझ गए, पहला क्या था, 7 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होता है तो डायरेक्ट हम ml में लिख दे रहे हैं। 3 लीटर और 850 मिलीलीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 3850, ये गुमराह करने के लिए इतना देता। 12 लीटर 950 ml, यानी 12 लीटर 950 ml, ये तीनों को मैंने यूनिट एक में कर लिया, ml में। अब आपको क्या करना है, मिलीलीटर में तो बताना भी था। अब आप इसका HCF निकाल लो
ऑप्शन भी देखोगे तो आपको पता चलेगा यार, जीरो को अगर आप इग्नोर भी मारते हो ना, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन से आपका HCF निकालना है। तो 500 कभी हो सकेगा? कभी नहीं हो सकता। 400 कभी हो सकता है क्या? 700 कभी नहीं हो सकता। 215 होगा क्या? 700 नहीं हो रहा है। 350 हो रहा है 2 बार में। बस बात खत्म। यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, हिंट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस करो। तो बता दो एक्सप्रेस करना 150%, 100%, 150%, यानी 3/2 एक्सप्रेस करना है। तो भाई परसेंट मतलब क्या करना है, 100 से भाग दे दो, तो 5 से काटेंगे 3/2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कूल ऑफ करने के लिए आता है आपका प्रेशर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो क्या लिखा है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 26 है। यदि परिवार का सबसे छोटा सदस्य का वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो सबसे छोटा सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले परिवार का औसत आयु कितनी थी? बताओ। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बनाना। यानी एवरेज एज कितना दिया हुआ प्रेजेंट में? 5 लोगों का परिवार का 26, तो 26 गुना 5 कितना हो जाएगा? 130। ये प्रेजेंट में है। हमसे बोला छोटा आदमी जिसका अभी उम्र कितना है? 10 साल, उनके जन्म से 1 साल पहले का औसत पूछा है। उनका जन्म से पहले यानी 5 लोगों का, अगर छोटा जो व्यक्ति है अगर उसका उम्र 10 साल है, तो जन्म के समय यानी पीछे 10 साल हमको जाना होगा। और 4 लोग घर में और है, ये टोटल है ना, तो 4 लोग और एक उसको मिलाकर 5 लोग, तो 5 गुना 10 यानी 50 माइनस कर देंगे डायरेक्ट से, तो ये क्या आ जाएगा? 80। यानी उनके जन्म समय उनका योग कितना था? 4 लोगों का 80 था। हमसे बोला 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले की बात कर रहा है, जन्म के समय नहीं, 1 साल पहले। तो 4 लोगों का 1 साल और घटाएंगे, तो 4 साल और घटाएंगे यानी 76। तो 76 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। यानी उनका औसत उस समय 19 वर्ष था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ लोग फ्लो में पूरा नहीं पढ़ के क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कि 20 मार देंगे, सोचेंगे कि हाँ 80/4, क्योंकि उनके जन्म के समय ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन ना जनरली ना जन्म के समय ही का पूछा जाता है, बट यहाँ पर 1 साल पहले बोला है, तो देखो हल्का हल्का घुमा दिया जाता है चीज़ों को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मीना रीना से 15 साल बड़ी है। 15 साल पहले मीना की आयु रीना की आयु का 3 गुना था, तो रीना का वर्तमान आयु बताओ कितना है। तो मीना और रीना के बीच में डिफरेंस कितना है? 15। और आपको पता है एज का कॉन्सेप्ट में कि जो डिफरेंस आज मेरे साथ आपका है वही एज डिफरेंस हमेशा से रहेगा। तो वही बोला है 15 साल पहले रीना की आयु 3 गुना थी, तो रीना का आयु 3 गुना थी। तो ये आप रेशियो भी समझ गए, और डिफरेंस दे रखा है 15। तो अब आप मेरे को बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का दिख रहा है? 2 यूनिट का दिख रहा है। 2 यूनिट किसके बराबर? 15 के बराबर, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 7.5 है। 7.5 है। अब जैसा क्वेश्चन बोला है तो पॉइंट में तो आएगा ही, तो 1 यूनिट का मतलब 7.5। हमसे पूछा है रीना का प्रेजेंट एज बताओ, तो रीना का प्रेजेंट एज की बात करें तो रीना का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, तो रीना का हो जाएगा 7.5, क्या लिया 15, रुको रुको 1 सेकंड, मैंने गलती कर दिया क्या? 15 साल पहले मीना की आयु रीना की आयु से 3 गुना थी। देखो 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 क्वेश्चन ठीक है। रीना का मतलब मीना का 3 है और रीना का 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख गया एज रीना है ना, तो 3 और 1, तो इसका बीच में सेम कॉन्सेप्ट वही लगना है, क्योंकि मीना बढ़ी है ना, तो यहाँ से वही m माइनस आ रहा है, तो m3 होगा ना। तो 2 मतलब 15, तो 1 मतलब 7.5, तो रीना का 15 साल पहले यानी उसका कितना था एज? 7.5 साल था। हमसे प्रेजेंट है पूछा है, तो 15 साल और जोड़ दो, यानी 15 7 22, यानी 22.5 साल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला? 20% के लाभ के साथ 10% छूट पर बेचने पर 7,500 का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बनाओ। सिंपली बोला है अगर 20% का लाभ के साथ 10% का छूट भी दे रहा है, जिसमें उसको 20% यानी 7,500 का तो प्रॉफिट हो ही रहा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य। अब आप यहाँ पर x मान के बनाओ, जो मान के बनाना है बनाओ, हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक फॉर्मूला सक्सेसिव वाला जानते होंगे, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो कि कॉस्ट प्राइस से कितना एवॉब में मार्कअप प्राइस का रखा है, यानी कितना इसका अंकित मूल्य रखा है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में आपको 20% का मान भी दे रखा है 7,500, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ सक्सेसिव लगा सकता हूँ। तो सक्सेसिव में आपको पता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है नेट में, और ये x% का अगर एवॉब रखा है वो प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया? 10 का दिया, तो 10 गुना x/100। तो इससे आप ऐसे बना सकते हो, तो 10 यहाँ जाएगा तो ये 30,
और ये जाएगा 9x/10। तो 3 से काटेंगे 3 और ये आपका 3 से काटेंगे तो ये 3 हो के 10 हो गया, यानी x का मान कितना आया 100/3। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये क्या है, मार्कअप प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंटेज अबव रखा था मार्कअप प्राइस। तो आपको पता है सीपी तो खुद में 100% होगा ही होगा, और प्लस 100/3, 100/3 के 33.33%। तो समझ रहे हो ना, तो 100% सीपी और प्लस 100/3 तो ये क्या आ जाएगा 400/, यानी मार्कअप प्राइस जो होगा यानी 400/3। इसी का तो मान अब आपको निकालना है। हमको 20% का मान भी तो दे रखा था 7,500। तो जैसा चाहो यार वैसा बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक्स मानना है एक्स मानो, जैसे बनाना है बनाओ। तो 3 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25 गुना 2 50, यानी 50,000 का मार्कअप प्राइस है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसी के साथ ये मेरा आरआरबी जेई का मैंने आपको पूरा स्विफ्ट का क्वेश्चन दिखाया। अब आप लोग देखो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आगे आप लोग बोलोगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, और साथ ही साथ अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको जनरली कराया करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।